राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। किशोर जगत में आइए सुनते हैं कार्यक्रम इब्ने बतूता। आज के युग में रेल, हवाई जहाज और समुद्री जहाजों के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अब हम भारत से अमेरिका या जापान तक की दूरी एक ही दिन में पूरे आराम के साथ तय कर सकते हैं। लेकिन जब यात्रा की ऐसी सुविधाएं नहीं थीं, तब भी यात्री लोग घोड़े, ऊंट या पाल वाली नावों से देश-विदेश की यात्रा करते थे। उस समय उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बड़े साहस की जरूरत होती थी। ऐसा ही एक साहसी यात्री था इब्ने बतूता। उत्तर पश्चिम अफ्रीका के देश मोरक्को के टैंजियर शहर में जन्मे इस यात्री का असली नाम तो मोहम्मद वलद अब्दुल्ला था, लेकिन उसे उसके खानदानी नाम इब्ने बतूता से ही ज्यादा अच्छी तरह जाना और पहचाना जाता है। इब्ने बतूता का खानदान टैंजियर शहर के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। उसके पुरखों में कई काजी भी हुए थे। उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे परिवेश में हुई। जब वो 24 बरस का हुआ तो हज करने के लिए निकल पड़ा। टैंजियर से ट्यूनिस, अल्जीयर्स, कुस्तुनतुनिया और त्रिपोली होते हुए वो स्कंदरिया पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात शेख बुरहानुद्दीन से हुई। मैं साफ देख रहा हूं कि तुम चीन, सिंध, हिंदुस्तान यानी कि खुदा की बनाई इस दुनिया के कोने-कोने को अपनी आंखों से देख कर आओगे। क्या वाकई? हाँ। और सुनो, जब तुम हिंदुस्तान जाओ तो वहां मेरे दोस्त शेख फरीदुद्दीन से जरूर मिलना और उन्हें मेरा सलाम कहना। जी, हिंदुस्तान? अगर खुदा ने कभी ऐसा मौका दिया तो मैं आपकी ये बात जरूर याद रखूंगा। 3 बरस मक्का मदीना में बिताने के बाद वो हिंदुस्तान की ओर चल पड़ा। सीरिया, इराक, तुर्की और खुरासान होते हुए वो सिंध नदी के किनारे पहुंचा। यहीं से हिंदुस्तान के सुल्तान का राज्य शुरू होता था। कहां से तशरीफ ला रहे हैं जनाब? भाई, रहने वाले तो हम बहुत दूर दराज देश मोरक्को के हैं। मगर इस वक्त समरकंद, बुखारा और काबुल होते हुए आ रहे हैं और हमारा नाम है मोहम्मद इब्ने बतूता। ओ, तो आप ही हैं जनाब इब्ने बतूता? हाँ भाई। हमारे मुल्तान के सूबेदार कुतुबुल मुल्क कई दिन से आपके आने की राह देख रहे हैं। वाकई? लाहौरी के सूबेदार साहब ने आपके बारे में खबर भेजी थी। अच्छा, आप मेरे साथ तशरीफ लाइए। ठीक है, मगर ये तो बताओ कि हमारे आने से पहले हमारी खबर यहाँ तक कैसे पहुँच गई? वो ऐसा है जनाब
कि हमारे यहाँ खबरें लाने ले जाने का बड़ा अच्छा इंतजाम है। वाकई? मुल्तान से दिल्ली तक यूं तो 50 दिन का रास्ता है, मगर यहाँ की खबरें सिर्फ 5 दिन में ही दिल्ली पहुंच जाती हैं। 50 दिन का रास्ता 5 दिनों में? भला कैसे? वो ऐसे है हुजूर कि इस रास्ते में हर 2 कोस पर एक घुड़सवार तैनात है। क्या खूब। एक सवार दूसरे तक, दूसरा तीसरे तक और तीसरा चौथे तक खबर पहुंचाता है। भाई वाह। और इस तरह दिन रात घोड़े दौड़ाते हुए 5 दिन के अंदर यहाँ की खबर दिल्ली पहुंच जाती है। वाह भाई वाह, ये तो कमाल है। यही नहीं हुजूर, पैदल भी डाक पहुंचाई जाती है। अच्छा? थोड़ी थोड़ी दूर पर बसे गांवों में खबर ले जाने वाले डाकिये या हरकारे तैयार बैठे रहते हैं। ठीक। इन लोगों के पास एक घुंघरू बंधी लाठी होती है। जैसे ही कोई हरकारा लाठी बजाता हुआ दौड़ता है, अगले गांव के हरकारे को घुंघरू की आवाज से पता चल जाता है कि कोई खबर आ रही है। भाई वाह। वो भी दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है और खबर लेकर लाठी बजाता हुआ अगले गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। क्या खूब। और हुजूर, इस तरह आनन फानन में खबर सुल्तान तक पहुंच जाती है। ऐसा कमाल का इंतजाम तो न कभी देखा न सुना। लेकिन ये तो बताइए कि ये दौलताबाद का क्या चक्कर है? हमने सुना है कि सुल्तान ने दिल्ली के बजाय उसी को राजधानी बना लिया है। इसकी क्या वजह है? अब हुजूर, हम ठहरे छोटे आदमी सुल्तानों के मन की बात क्या जाने। लेकिन हाँ, ये सुना है कि हमारे सुल्तान की मिल्कियत इतनी बढ़ गई है कि मुल्तान से बंगाल तक और हिमालय से दूर दक्षिण तक राज करने के लिए दिल्ली की बजाय दौलताबाद ज्यादा मुनासिब और माकूल जगह है। तो क्या सुल्तान अब दिल्ली में नहीं रहते? सुल्तान और उनके अमीर उमरा तो दोनों जगह आते जाते रहते हैं। मुसीबत तो बेचारे दिल्ली वालों की आई, जिन्हें घर बार छोड़कर दक्खन में बसना पड़ा। लो, इसमें मुसीबत की क्या बात है? भाई ना जाते? अजी कैसे ना जाते, ऐसा वैसा फरमान था। हर आदमी को दिल्ली छोड़कर जाना ही पड़ा। ओह। पीर, फकीर, वली किसी को नहीं छोड़ा। कहते हैं दिल्ली बिल्कुल खाली हो गई थी। अरे। सुल्तान ने ऊंची दीवार से चढ़कर देखा, कहीं एक भी चिराग नहीं, किसी चूल्हे से धुआं नहीं। तब जाकर माने। अरे ये तो अच्छी जबरदस्ती है। लोगों को उनके घर से बेघर कर दिया। हाँ, लेकिन बसाया भी तो। दिल्ली से दौलताबाद तक रास्ते में छायादार पेड़ लगवाए, जगह जगह कुएं, बावड़ी और सराय बनवाई। खूब। और दौलताबाद में सबको ओहदे औकात के मुताबिक घर दिलवाए, अनाज बंटवाया। वाह हुजूर, इस मामले में तो बहुत ही दरियादिल हैं हमारे सुल्तान। जनाब, जानते हैं दिल्ली वालों को उनके घरों की पूरी पूरी कीमत भी अदा की थी सुल्तान ने। हाँ भाई, उनकी दरियादिली के किस्से तो बहुत दूर दूर तक मशहूर हैं। सच पूछो तो हिंदुस्तान की खूबसूरती, सुल्तान की दरियादिली और यहाँ के सूफी संतों के किस्से सुनकर ही हम यहाँ तक खींचे चले आए हैं। मुल्तान के सूबेदार ने इब्ने बतूता की आफ भगत की। सुल्तान के दरबार के आदाब कायदे के बारे में भी बताया। उसी की सलाह पर इब्ने बतूता ने सुल्तान को भेंट देने के लिए कुछ घोड़े, ऊंट और मेवे खरीदे। सौदागरों ने उससे इन चीजों के दाम भी फौरन नहीं लिए, क्योंकि वे जानते थे कि जब कोई विदेशी सुल्तान को कीमती तोहफे देता है तो सुल्तान भी बदले में उसे ढेर सारा इनाम इकराम देते हैं। तब उन सौदागरों को अपने माल की और भी अच्छी कीमत मिल जाती है। दो महीने मुल्तान में रहने के बाद इब्ने बतूता को दिल्ली पहुंचने का आदेश मिल गया और वो अबोहर, सिरसा होता हुआ दिल्ली पहुंचा। खुद उसके शब्दों में, दिल्ली बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत शहर है।
उसमें 4-4 शहर समाये हुए हैं। एक सुल्तानों से पहले के राजाओं की पुरानी दिल्ली, खिलजी का सीरी, गयासुद्दीन तुगलक का तुगलकाबाद और सुल्तान मोहम्मद शाह का बसाया जहांपनाह। दिल्ली की शान शौकत के क्या कहने। हमने यहाँ वो मीनार भी देखी जिसका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है, कुतुब मीनार। जब इब्ने बतूता दिल्ली पहुंचा था, तब सुल्तान मोहम्मद शाह दिल्ली में मौजूद नहीं थे, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने इब्ने बतूता को बुलवा भेजा। हुजूर सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। आइए शेख मोहम्मद, खुशामदीद। हिंदुस्तान के सरजमीन पर आपके मुबारक कदम पड़े, इसकी हमें तहे दिल से खुशी है। हुजूर, हम आपको मौलाना बदरुद्दीन कहा करेंगे, आपको मंजूर है? ज़हे नसीब। तो अब बताइए मौलाना बदरुद्दीन, दिल्ली में कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ कैसी हुजूर? हमें तो यहाँ आते ही शाही खजाने से तकरीबन 6000 दीनारें अता की गईं। खाने पीने का तमाम सामान मुहैया कराया गया। मैं और मेरे साथ के गुलाम बड़े मजे में हैं। बस हुजूर की खिदमत करना चाहता हूँ। खिदमत करना चाहते हैं? तो कहिए, वजीर, नकीब या काजी क्या बनना चाहेंगे? हुजूर, वजीर या नकीब का काम तो मैं जानता नहीं, मगर हाँ, हमारे खानदान में कई पीढ़ियों से काजी और शेख होते आए हैं। बहुत खूब, हम आपके जवाब से खुश हुए। आज से आपको दिल्ली के बाहर से आने वालों के मामले का काजी मुकर्रर किया जाता है। ज़हे नसीब। और हाँ, आप मरहूम सुल्तान कुतुबुद्दीन के मकबरे की भी देखभाल करेंगे। हुजूर की बड़ी इनायत है। वजीर, हुजूर, मौलाना बदरुद्दीन को 12,000 दीनार सालाना का वजीफा और 5 गांव की जागीर अता की जाए। जो हुक्म आलम वाला। आपकी दरिया दिली के बारे में जैसा सुना था, उससे कहीं बढ़कर पाया। खुदा आपका इकबाल बुलंद करे। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक अत्यंत असाधारण व्यक्ति था। उसका साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, जिसे वो और भी दूर विदेशों तक फैलाना चाहता था, और शायद वो इसमें सफल भी हो जाता अगर उसके शासनकाल में 2 बड़ी मुसीबतें न आई होती। एक तो बहुत ही जबरदस्त अकाल, और दूसरा प्लेग। इन 2 बड़ी मुसीबतों की वजह से उसे अपनी बहुत सी योजनाएं अधूरी छोड़नी पड़ी। दौलताबाद से वापस दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर आदमी के लिए 6-6 महीने का अनाज मुफ्त बंटवाना पड़ा। हमले के लिए तैयार सेना को तोड़ देना पड़ा। इन सब बातों से शाही खजाने पर बहुत बुरा असर पड़ा। खजाने पर तो एक और बात ने भी बुरा असर डाला था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के बजाय तांबे के सिक्के ढलवाए। उसने सोचा था इससे लोग तांबे के सिक्कों का प्रयोग करेंगे और चांदी सरकारी खजाने में जमा हो सकेगी। लेकिन हुआ इससे ठीक उल्टा। लोगों ने चांदी खुद जमा करनी शुरू कर दी। उधर बहुत से लोगों ने तांबे के अंधाधुंध सिक्के गढ़ने शुरू कर दिए।
चूंकि सुल्तान ने तांबे के सिक्कों की जगह चांदी के सिक्के देने का वादा किया था, इसलिए लोग चांदी के सिक्के मांगने लगे। देखते ही देखते शाही खजाने से चांदी गायब हो गई और सुल्तान के महल के आगे तांबे के सिक्कों का ढेर लग गया। इस तरह की योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की वजह से कभी-कभी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी सुल्तान भी कहा जाता है। इब्ने बतूता लगभग 8 वर्ष हिंदुस्तान में रहा। उसने अपनी पुस्तक रिहिला में लिखा है, सुल्तान रहमदिल था, सभी धर्मों का आदर करता था, विद्वानों और वीरों का सम्मान करता था। इब्ने बतूता का यह विवरण ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह विदेशी यात्री मध्ययुगीन इतिहास के साथ हमेशा याद किया जाएगा। इब्ने बतूता। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। परियोजना संयोजन डॉक्टर शबनम सिन्हा, आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्जुन देव, संगीतकार राकेश पंडित, कलाकार बीएम बडोला, मोहम्मद अय्यूब, सुरेंद्र सेठी, राम मैनी, सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा और कीमती आनंद। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।